हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया ये आपका नाम पर जो भी डिविजन्स हो रहे थे समाज में, तो उसे हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट है रीजन एंड एम्पायर। ओके, तो लार्ज स्टेट लाइक दोज ऑफ द चोल्स, तुगलक और मुगल्स in composed many reasons. A Sanskrit Prashasti, chapter 2, for an example of a Prashasti praising the Delhi Sultanate Ghayasuddin Balban, 1266 1287, explained that he was the ruler of a vast empire that stretched from Bengal, Gora in the east to Ghazana in Afghanistan in the west, and included all the South India, Dravida people of different region, Goda, Andhra Pradesh, Andhra, Kerala, Karnataka, Maharashtra, and Gujarat, apparently fled before his army. Historians regard these and exaggerate claims of conquest. At the same time, they try to understand why rulers kept claiming to have control over different parts of the subcontinent. तो इसमें जो है क्षेत्र और साम्राज्य, यानी जो भी साम्राज्य थे, जिन शासकों ने भी अपना साम्राज्य स्थापित किया और उसका विस्तार किया, उसके बारे में इसमें हम जानकारी लेंगे। जैसे कि चोल अध्याय 2, तुगलक अध्याय 3 या मुगल जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आते थे। ठीक है, दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन जो था, उसका जो टाइम पीरियड था 1266 टू 1287, उसकी प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति के उदाहरण के लिए अध्याय 2 में देखिए, उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है जो पूर्व में बंगाल, गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी यानी गज्जन तक फैला हुआ था, और जिसमें पूरा का पूरा दक्षिण भारत में द्रविड़ जातियाँ भी आती हैं भी आ जाता था। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न जो क्षेत्र थे, उनकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों का जो अतिशयोक्ति मानते थे, वो इस नहीं मानते थे कि ये जो अभियान इनके थे, ये यहाँ से वहाँ तक इनकी जो साम्राज्य की विस्तृत जो उसने बताया था अपनी प्रशस्ति में, वो उसको रियल नहीं मानते थे, वो उसको अतिशयोक्ति कहते थे। साथ ही वे ये समझने की कोशिश में भी लगे रहते थे कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपना अधिकार का उल्लेख करते क्यों थे। ये भी उनके लिए एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ थी और समझने की चीज़ थी कि वो इतने अपना विस्तार जो था वो किस रीज़न से किया करते थे, उनके उसकी क्या आवश्यकता थी उन्हें। तो जो हिस्टोरियन से इतिहासकार थे, वो इस चीज़ को समझते थे, समझने की कोशिश किया करते थे। नेक्स्ट है लैंग्वेज एंड रीज़न। इन 1318 द पोएट अमीर खुसरो नोटेड दैट देयर वॉज अ डिफरेंट लैंग्वेज इन एवरी रीजन ऑफ दिस लैंड। सिंधी, लोहरी, कश्मीरी, द्वारसमुद्री in southern Karnataka, Telangani in Andhra Pradesh, Gujari in Gujarat, Mabri in Tamil Nadu, Gauri in Bengal, Awadhi in eastern Uttar Pradesh, and Hindavi in the area around of Delhi. Amir Khusro went to explain that in contrast to these languages, there was a Sanskrit which did not belong to any region. It was an old language and common people do not know it, only the Brahmins do. Make a list of the language mentioned by Amir Khusro. Prepare another list of the names of languages spoken today in the regions he mentioned. Underline name that are similar and circle those that are different. Did you notice that the name by which language are known have changed over time? तो यहाँ पर भाषा तथा क्षेत्र के बारे में, यानी लैंग्वेज एंड रीजन का मतलब था कि भाषा और क्षेत्र। तो इसके बारे में जो अमीर खुसरो थे, इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सिंधी है, कहीं लोहरी है, कश्मीरी है, द्वार समुद्री
जिसको कहते हैं द्वार समुद्री, दक्षिण कर्नाटक में तेलंगानी, आंध्र प्रदेश में गुजरी, गुजरात में महाबरी, तमिलनाडु में गौड़ी, बंगाल में अवधी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हिंदवी, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में। ये सारे भाषा उन्होंने देखा, उन्होंने सोचा कि ये इतनी भाषाएं हमारे देश में अलग अलग जगहों पे भूली जाती हैं। अमीर खुसरो ने आगे बताया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते थे और कोई नहीं, आम जनता संस्कृत के बारे में कुछ नहीं जानती थी। वो यही सारे लोकल लैंग्वेजेस बोला करती थी। अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं की एक काम करिए कि अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं की एक सूची बनाइए और एक सूची उन भाषाओं के नाम का बनाइए जिनके द्वारा उल्लिखित क्षेत्रों में आज बोली जाती है। जो नाम एक से हैं उन्हें रेखांकित कीजिए और जो नाम भिन्न है उनकी चारों ओर घेरा खींचिए। क्या आपने ध्यान दिया कि समय के साथ भाषाओं के नाम बदल गए हैं? तो समय जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे भाषाओं के नाम भी बदलते गए। नेक्स्ट है, बाय 700 many regions already possessed distinct geographical dimensions and their own language and culture characteristics. You will learn more about these in chapter 9. They were also associated with a specific ruling dynasty. There was considerably conflict between these states. Occasionally, dynasties like the Chol, Khaljis, Tughlaqs, and Mughals were able to build an empire that was in pan-religion, spanning diverse regions. Not all these empires were equally stable or successful. Compare, for example, table 1 in the chapter 3 and 4. What was the duration of rule of the Khalji and Mughal dynasty? Since 700, when the Mughal empire declined by 700 many regions already possessed distinct geographical. तो 700 में कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा और सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 9 में हम इनके बारे में हम अधिक जानकारी हम लेंगे। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों में भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य में खड़ा कर लेते थे। ये भी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए अगर 3 और 4 में देखा जाए तो जो खलजी थे, मुगल वंश के शासक, इनकी अवधि आपको पता चलेगी कि वो कितने कितने अवधि तक, मतलब कितने कितने समय तक उन्होंने यहाँ पर शासन किया। नेक्स्ट, when the Mughal Empire declined in the 18th century, it led to the re-emergence of religion states, chapter 10. But years of imperial pan-religion rule had altered the chapter of the region. Across most of the subcontinent, the region were left with the legacies of the big and small states that had ruled over them. This was apparent in the emergence of many distinct and shared traditions. In the realms of governance, the management of the economic, elite culture, and languages. Through the thousands of years between 700 and 1750, the character of the different regions did not grow in the isolation. These regions felt the impact of larger pan-religion force of integration without ever quite losing their distinctiveness. इस पैराग्राफ को हम यहाँ एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के जो था, मुगल वंश पूरी तरह से ध्वस्त होने को था, मतलब वो ख़त्म हो रहा था। इसका परिणाम ये हुआ कि क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। जो राज्य आसपास के राज्य थे वो उभरने लगे, लेकिन कई वर्षों में जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य का शासन चल रहा था उसमें क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर छोटे छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा और उन राज्यों की जो बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकार भाग पर फैले इन क्षेत्रों का विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें
कई परंपराओं में लगता है कि इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं के एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान है। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंध, उच्च संस्कृति और भाषा के संदर्भ मिलती हैं। 700 टू 750 के बीच में हजारों वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति जो थी एक दूसरे से मतलब कटकर रहने लगी, अलग अलग पनपने लगी। जो जहाँ था वहाँ की अपनी संस्कृति अपनाने लगा। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशेषता बनी रहती थी। वो उनका अपना विशेषता था, उनके अपने ग्रुप थे, मगर संबंध की सर्वक्षत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ता था। जो साम्राज्य जो ज़्यादा शक्तिशाली था उसी का साम्राज्य बढ़ने लगा। तो इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा रोकती हूँ इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स।